हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को एजुकेशन ज्योत के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग फिजिक्स के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लगता है कि मैंने आपको आवर्धन तक बताया था और बोला था कि आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस भी बटे यू, उसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी। तो आइए हम लोग देखते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सब लोग समझिएगा, बोर्ड पर जब तक ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक आपको कोई भी बातें समझ में नहीं आएगी। अवतल दर्पण में m बराबर माइनस भी बटे यू का सत्यापन। मैंने कहा था कि आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। अब आवर्धन का प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के साथ में क्या संबंध होता है उसको हम लोग यहाँ पर प्रूफ करने का प्रयास करेंगे कि आखिर अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में m बराबर मतलब कि आवर्धन बराबर माइनस भी बटे यू, जहाँ m क्या है? आवर्धन को बता रहा है, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी को बताता है, u क्या है? वस्तु की दूरी को बताता है। मतलब कि आवर्धन का संबंध वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के साथ में कैसे है, मतलब कि हमको प्रूफ करना है कि m बराबर माइनस भी बटे यू। सबसे पहले ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये आपका वस्तु की दूरी है। तो अवतल दर्पण में हमको वस्तु रखना होगा, वस्तु रखने के बाद उसका प्रतिबिंब बनाना होगा, तब जाके इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण में वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब बनाते हैं। सब लोग ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, यह आपका क्या है? अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण है बाबू, तो अवतल दर्पण में कहूं न कहूं तो मिड पॉइंट होगा। उसी मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या? ध्रुव। कहूं न कहूं इसका सेंटर भी होगा। चलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। कहूं न कहूं सेंटर होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर क्या होगा? एक होगा। इसका नाम दे देते हैं एमिन। एमिन मेरा क्या है? एक अवतल दर्पण है। एकदम कंसंट्रेट होकर बोर्ड पे देखते जाइए, जितना ज्यादा बोर्ड पे देखिएगा उतना आसानी से आपको समझ में आएगा। आप बताइए, एक वस्तु को देखिए यहाँ पर हम रख देते हैं। कोई भी फॉर्मूला यदि आपको दर्पण में प्रूफ करना हो, मैं एक बात बताता हूँ उसको भी आप नोट करके रखिएगा। दर्पण में कोई भी फॉर्मूला यदि आपको प्रूफ करना हो तो आप ऐसा कोशिश कीजिएगा कि बिंब को, वस्तु को हम अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखिएगा तो आसानी से प्रूफ होगा। ऐसे आप जहां मन तहां भी रख सकते हैं, आप बिल्कुल किसी भी जगह पर रखकर प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए हम लोग बिंब को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। आप बताइए, एक किरण कहां से जाएगा? ध्यान से बोर्ड पर देखिए, एक किरण आपको देखिए जा रहा है प्रधान अक्ष के समांतर, और जो किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाता है वह फोकस से गुजरता है। अब देखिए, एक किरण को हम गुजार रहे। एक बात और, आवर्धन का फॉर्मूला जब भी सिद्ध कीजिएगा तो एक किरण को आपको ध्रुव से गुजारना बहुत मस्ट हो जाती है। जब तक ध्रुव से नहीं गुजारिएगा तब तक आपको आवर्धन का फॉर्मूला प्रूफ नहीं होगा। इस बात को भी आप दिमाग में रखिएगा। तो एक जब देखिएगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए हम यहाँ ध्रुव से, जब ध्रुव से गुजारते हैं तो वह क्या करता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। मतलब ये जाएगा तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा बाबू। इसका नाम देंगे क्या? नाम देंगे ए डैश और बी डैश, और इसका नाम देंगे ए बी। ये आप वस्तु जब भी रहती है तो लंबवत रहता है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। हमने सिर्फ प्रतिबिंब बनाया है, वस्तु को रखा है, और प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकार की किरण हम खींच सकते हैं। तो दो किरण को खींचा है। मैंने एक बात मस्ट बताया कि एक किरण कम से कम आपको कहाँ से खींचना होगा? एक किरण आपको जो है ध्रुव से जरूर गुजरेगा। जब तक ध्रुव से नहीं गुजरेगा तब तक आवर्धन का फॉर्मूला आपसे सिद्ध नहीं होगा। आइए हम लोग काम करते हैं। अब देखिए, इसको हम वर्णन करते हैं भाई। सबसे पहले यहां से हम इसका वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करेंगे? लिखेंगे कि माना कि एमएन कोई कौन दर्पण है? एमएन कोई अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर ए बी वस्तु रखी गई है, जिसका वास्तविक तथा उल्टा
वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो रहा है तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, m बराबर माइनस भी बटे ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। इतना बात आप सबसे पहले जो है नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। उत्पत्ति में मतलब कि क्या बगल में लिखे हैं, माना कि ये में कोई अवतल दर्पण है, अवतल क्या है दर्पण, लगता है कि दर्पण छूट गया है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दर्पण को आप जोड़ लीजिएगा कि माना कि एमएन क्या है, एमएन एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर ए बी वस्तु रखी गई है, जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि हमें प्रूफ करना है कि m बराबर माइनस भी बटे यू। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लीजिएगा। आइए अब हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करते हैं, सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। बोर्ड पर देखिएगा सब लोग ध्यान से। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर दो गो आपको आसानी से नजर आ रहा है। क्या यह कोण और यह कोण के बारे में कुछ नाम बता सकते हैं? यह कोण आयत, यह कोण क्या है, आर है। अपरावर्तन के नियम से दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए यहाँ से हम प्रमाण देने जा रहे हैं, आपको प्रूफ देने जा रहे हैं। सबसे पहले ट्रायंगल, क्या आपको ए बी पी लौक रहा है तथा एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम देंगे ए डैश बी डैश पी। दो गो ट्रायंगल आपको दिखाई देना चाहिए, ए बी पी ऊपर वाला और ए डैश बी डैश पी कहाँ, नीचे वाला। दोनों लगता है कि समकोण ट्रायंगल है, यही दोनों में हम काम करने जा रहे हैं। ई आपका 90 है तो ई भी आपका क्या है, 90 है। ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, लिखेंगे बाबू की कौन हो जाएगा मेरे पास में बी ए पी बराबर हो जाएगा बी डैश ए डैश पी बराबर 90 डिग्री। अब दोनों को समरूप करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह कोण बराबर यह कोण मिला, क्या यह कोण बराबर यह कोण है, कहां से, परावर्तन के नियम से। तो कह सकते हैं कि कोण कौन जी, तथा एक बात और कह सकते हैं कि यह कोण बराबर यह कोण भी है, कहां से, परावर्तन के नियम से। तो कह सकते हैं कि कोण हो जाएगा ए पी बी बराबर कोण हो जाएगा ए डैश पी बी डैश। काहे भाई, लिखेंगे कहां से ही कोण बराबर होगा, क्योंकि हो जाएगा आई बराबर आर भी हम लिख सकते हैं। पोस्ट में लिख दीजिए कि काम कहां से होता है, ये बराबर है परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए आराम से हम कह सकते हैं कि यदि किन्हीं दो त्रिभुज में दो को हमको संगत कोण यदि बराबर मिल जाता है, तब वह दोनों ट्रायंगल को हम एंगल समरूपता कसौटी से समरूप कह सकते हैं ना, आसानी से कह सकते हैं। इसलिए आराम से कह सकते हैं एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से ट्रायंगल हो जाएगा ए बी पी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। आज जब दोनों समरूप हो जाएगा तो आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाते हैं तब उनके संगत कोण समान हो जाते हैं और संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है। इसलिए आसानी से हम कह सकते हैं कि संगत भुजा का अनुपात बराबर तो हो जाएगा ए बी बटे हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा बी पी बटे हो जाएगा बी डैश पी। अब बराबर हो जाएगा आपके पास में बीपी, हाँ बीपी हो गया, एपी हो जाएगा उसके बाद में बाबू ए बी बटे ए डैश बी डैश, बीपी बटे बी डैश पी और एपी बटे क्या होगा, हो जाएगा ए डैश पी। अब बताइए हमको काम किससे है, हमको बीपी से और बी डैश पी से कोई काम नहीं है, यह दोनों से हमको काम है। यह हमको आवर्धन का परिभाषा से मिलेगा, यह हमको वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब की क्या है, दूरी है। आगे इसको बढ़ा दिया जाए तो आ जाएगा ए बी बटे ए डैश बी। आए बाबू जब तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में इक्वल है तो हम दो गो को भी बराबर कर सकते हैं ना, यह दोनों से हमको काम है, इससे काम हमको नहीं है। तो हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए पी बटे हो जाएगा ए डैश पी। अब देखिए थोड़ा सा आगे एक बात आपसे पूछना चाह रहे हैं,
हमको आवर्धन चाहिए, ई वस्तु की ऊंचाई है, ई क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो आवर्धन में वस्तु की ऊंचाई ऊपर रहता है कि नीचे, तक कि नीचे, प्रतिबिंब की ऊंचाई कहाँ रहता है ऊपर। इसको थोड़ा सा पलट दिया जाए तो दोनों ओर क्या करने पर, दोनों ओर लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों ओर क्या करने पर, दोनों ओर पलटने पर। जैसे ही पलट दिया जाएगा तो देखिए बन जाएगा आपके पास में क्या बन जाएगा, आपके पास में बाबू a डैश b डैश बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा ए बी बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a डैश p अब बटे हो जाएगा ए पी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर सब लोग। अभी लगता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये आपको वस्तु की ऊंचाई है, ये आपको प्रतिबिंब की दूरी है। ए डैश पी आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ए पी आपका क्या है, वस्तु की दूरी है। अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ से एक काम करेंगे हम चिन्ह परिपाटी से। कौन परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी। हमने आपको बताया था कि दर्पण के आगे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है और दर्पण के पीछे की सभी दूरियां धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में नापी गई सभी दूरियां क्या होती है, आपतित की किरण की दिशा में नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई मतलब कि दर्पण के आगे की सभी दूरी ऋणात्मक। प्रधान अक्ष के ऊपर वाला दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है और प्रधान अक्ष के नीचे की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यही चीज परिपाटी यहाँ पर लगाना है बाबू। आगे देखिए, इसको बढ़ा दे रहे हैं, ए डैश बी डैश आपको दिखाई दे रहा है, प्रधान अक्ष के ऊपर है कि प्रधान अक्ष के नीचे है, तो प्रधान अक्ष के नीचे है। अब प्रधान अक्ष के नीचे की सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये आपका प्रतिबिंब का है तो हो जाएगा -h2। आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h2 से डिनोट करते हैं। अब बटे ये हो जाएगा +h1, मतलब h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई और h1 वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई प्लस में क्यों, क्योंकि प्रधान अक्ष के कहाँ है, ऊपर है। बराबरा यहाँ आ जाइए, ए डैश पी आपको प्रतिबिंब का दूरी है दर्पण के आगे की दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे तो हो जाएगा माइनस आपके पास में भी। अब बटे वस्तु की दूरी कहाँ है, वो भी दर्पण के आगे है, एपी भी दर्पण के कहाँ है, आगे है, तो हो जाएगा -u। लगता है कि माइनस माइनस कट जाएगा तो बच जाएगा आपके पास में क्या, ध्यान दीजिए बोर्ड पे बाबू, -h2 बटे हो जाएगा h1 बराबर हो जाएगा v बटे u। आगे बढ़ा दिया जाए माइनस, इसको तो हम लगता है कि आवर्धन कहते हैं, इसको कह सकते हैं m h2 बटे h1 माने प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, आवर्धन, बराबर हो जाएगा आपके पास में हो जाएगा v बटे u। अब यहाँ से माइनस को साइड फेंक दिया जाएगा तो आराम से बन जाएगा मेरे पास में m बराबर -v बटे u। यही आपको क्या करके दिखाना था, यही आपको जो है प्रूव करके दिखाना था। तो आज के बाद दिमाग में रखिएगा कि अवतल दर्पण में किस प्रकार से m बराबर -v बटे u आता है। जल्दी वीडियो को पॉज करके उतार दीजिएगा या स्क्रीन शूट कर दीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आराम से उतार दीजिए, रिप्ले करके भी आप देख सकते हैं। अब इसी चीज को हम लोग बाबू उत्तल दर्पण में समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तल दर्पण में कैसे होता है। उतार लिए होंगे आप लोग, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके आराम से उतार लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग अब इसी चीज को समझते हैं। कौन दर्पण में बाबू, उत्तल दर्पण में। इसी चीज को हम लोग उत्तल दर्पण में समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से बोल के सबको देखिएगा। उत्तल दर्पण में आखिर m बराबर -v बटे u कैसे आता है, तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। क्या चीज का फिगर बनाएंगे, अवतल का कि उत्तल का, तो उत्तल का फिगर बनाएंगे। हो गया, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। नाम क्या देंगे इसको, ए में। बीच में क्या होगा, ध्रुव होगा। इसको प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं ना बाबू, इसको प्रधान अक्ष कह सकते हैं। नाम देंगे x, हो जाएगा x डैश। वस्तु को तो भाई इसमें दो जगह रख ही सकते हैं, ठीक है, या तो अनंत पद या अनंत तथा ध्रुव के बीच में। देखिए यहाँ पर हम एक वस्तु को रख देते हैं, ध्यान से बोर्ड पे समझिएगा।
वस्तु को जब भी रखा जाता है तो लंबवत रखा जाता है। ए डैश नहीं, ए बी आपका वस्तु हो गया। एक देखिए क्या है, ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा, इसमें हम कहूं ना कहूं तो सेंटर होगा बाबू, कहूं ना कहूं तो फोकस होगा, नो डाउट। एक किरण को देखिए हम गुजार रहे हैं, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, वक्रता केंद्र से जाता है तो वापस अपने ही पथ पर लौट आता है। अच्छा, एक देखिएगा हम ध्रुव से गुजारेंगे तो क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करेगा। इसको पीछे क्यों बढ़ाएंगे तो कहूं ना कहूं मिलेगा, जहां पर मिलेगा वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। नाम देंगे ए डैश और बी डैश। यही जो है हमने 4 किरण बताया था, किसी से भी खींचकर हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। एक हमने ध्रुव से खींचा है इसलिए ताकि जो है हमको प्रतिबिंब का दूरी और वस्तु का दूरी निकालने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। एक हमने वक्रता केंद्र से खींचा, एक हमने ध्रुव से खींचा। अब बताइएगा यह कोण बराबर होगा या नहीं होगा। यह कोण आई है तो यह कोण क्या है, आर है। कहां से, परावर्तन के नियम से। एक बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या यह कोण और यह कोण दोनों आपस में बराबर हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। मतलब कि यह कोण आर है तो यह कोण भी क्या होगा, आर होगा। इसी फोटो के माध्यम से हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे जो है उत्तर दर्पण में m बराबर -v/u होता है। आइए अब हम लोग स्टार्ट कर ले जाए, इसका थोड़ा सा कुछ वर्णन कर देते हैं। इसको वर्णन कर लेते हैं। क्या लिखना पड़ेगा हमें कि माना कि mn क्या है, mn एक उत्तर दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर AB वस्तु रखी गई है जिसका काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त हो रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि m बराबर -v/u। इतना चीज आप खुद भी लिख सकते हैं, हमने वर्णन करके दिखाया है। इसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके आराम से इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम इसका देखिए प्रमाण देते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके आराम से उतार लीजिएगा। चलिए आप तो उतार लिए होंगे, आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब तक आप ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक आपसे बनने वाली बात नहीं है। एकदम कंसंट्रेट होकर बोर्ड पर देखना होगा। आइए हम लोग यहां से अब इसका प्रमाण को देखते हैं। 2 ट्रायंगल खोजने का प्रयास करेंगे, 2 त्रिभुज खोजने का प्रयास करेंगे और दोनों को समरूप करेंगे। क्या यह ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है? क्या यह छोटा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है? इसका नाम है ABP, इसका नाम है A डैश B डैश P। यही दोनों ट्रायंगल में बाबू हम काम करेंगे। दोनों में चलने के बाद में हम 2 चीज खोजेंगे। यदि मेरा 2 संगत कोण यदि बराबर मिल जाता है तो एंगल समरूपता से दोनों को समरूप कह दिया जाएगा। चलिए खोजते हैं। क्या सबसे पहले यह कोण 90, तो क्या यह कोण 90 है? क्या यह कोण I, तो क्या यह कोण R है? क्योंकि यह कोण आपस में बराबर कौन है? यह दोनों कौन है? परावर्तन के नियम से यह आपतन कोण है। क्या है? परावर्तन कोण। दोनों आपस में बराबर होते हैं। यह कोण क्या है? सम्मुख कोण है। मतलब कि यह कोण थीटा तो यह कोण भी थीटा, यह कोण थीटा तो यह कोण भी क्या? थीटा। चलिए उसको वर्णन करते हैं। ट्रायंगल ABP तथा जो है ट्रायंगल A डैश B डैश P में, वह दोनों में देखिए काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले एंगल BAP बराबर B डैश A डैश P बराबर 90 डिग्री। यह कोण 90 तो यह कोण क्या है? 90। BAP अब B डैश A डैश P,
ये पॉइंट का नाम P है यहाँ पर। चलिए एक कोण और देखिए हम दिखाते हैं, ध्यान से बोर्ड पे समझिएगा। लिखेंगे कि एंगल यह वाला, क्या नाम उसका है, यहाँ पर भी कुछ नाम आप दे दीजिए, कुछ नाम यहाँ पर कुछ क्या दीजिए, डी दे दीजिए। एंगल का नाम हो जाएगा BPA, नाम हो जाएगा BPA बराबर कौन हो जाएगा APD, बराबर हो जाएगा APD। कहां से होगा, बराबर हम मान लिए थीटा, बराबर आपको समझने के लिए हमने इसको क्या माना, हमने इसको थीटा माना। आपको समझने के लिए हमने उसको क्या मान लिया बाबू, हमने उसको जो है थीटा मान लिया, बराबर उसको हमने थीटा माना। यह कौन थीटा, तो यह कोई भी थीटा। कहां से थीटा है बताना पड़ेगा, कौन नियम से आपने कहा है, तो कहना पड़ेगा कि परावर्तन के नियम से। कौन नियम से बाबू, परावर्तन के नियम से आपको कहना होगा। अच्छा एक बात और देखिएगा, एवं हम फिर काम करने जा रहे हैं। क्या यह कौन समूह कौन है, तो लिखना पड़ेगा आपको, कारण बताना पड़ेगा कि एंगल क्या APD, एंगल APD बराबर कैसन कोण है, बराबर सम्मुख कोण आपके पास में क्या है, हो जाएगा B'PA', हो जाएगा B'PA', और इसको आपने क्या माना है, थीटा माना है, तो बन जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा B'PA'। इसलिए आराम से कह सकते हैं कि B'PA' बराबर भी क्या हो जाएगा, थीटा। इसलिए हम आराम से कह दिया जाएगा कि जितना कोण, यह कोण भी थीटा है, यह कोण भी क्या है, थीटा है, तो कोण हो जाएगा कि BPA बराबर B'PA' बराबर थीटा। मतलब कि यह दोनों ट्रायंगल में हमको दो गो संगत कोण बराबर मिल गया। इसलिए आराम से कह सकते हैं कि एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से ट्रायंगल ABP समरूप हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा A'-B'-P। मतलब कि अब यह दोनों ट्रायंगल समरूप हो गया। जब यह दोनों ट्रायंगल समरूप हो गया बाबू, तो हम लोग जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाते हैं तब उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर। तो AB, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, AB बटे, आप देखिए थोड़ा सा, इसलिए आराम से हम लिख सकते हैं कि AB बटे हो जाएगा A' और B' बराबर। हमको BP से काम नहीं है, हमको B'-P से काम नहीं है, हम AP बटे A'-P लिख सकते हैं कि AP बटे A'-P। क्या दोनों साइड को पलट दिया जाए, दोनों साइड पलट देंगे तो बन जाएगा A'-B' बटे हो जाएगा AB बराबर A'-P बटे हो जाएगा AP। क्यों पलट दिए, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए ऊपर, अब वस्तु की ऊंचाई चाहिए कहाँ, नीचे। अब देखिए यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ से कहेंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से हम लोग जानते हैं कि दर्पण के आगे की दूरियां ऋणात्मक होती है, दर्पण के पीछे की दूरियां धनात्मक होती है। आगे बढ़ा दिया जाए बाबू चिन्ह परिपाटी से, तो A'-B' ये आपका प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण के आगे की दर्पण के पीछे, तो हो जाएगा +H2 बटे, अब देखिए वस्तु की ऊंचाई, हाँ वस्तु की ऊंचाई, अच्छा ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, दूरी नहीं है, प्रतिबिंब की क्या ऊंचाई है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रधान अक्ष के कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर वाला क्या होगा, प्लस में। अब वस्तु भी ऊपर ही है तो प्लस हो जाएगा H2। यहाँ तक किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रधान अक्ष के ऊपर, वस्तु की ऊंचाई प्रधान अक्ष के कहाँ, ऊपर, बराबर। देखिए भाई अब क्या है, A'-P ये आपको प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के कहाँ है, पीछे है, तो हो जाएगा +V। अब बटे, अब देखिए वस्तु की दूरी AP आपका वस्तु का दूरी कहाँ है, आगे है, कि हो जाएगा आपको -U। आगे बढ़ा देते हैं तो बन जाएगा मेरे पास में, इसको H1 होगा जी, हाँ बन जाएगा मेरे पास में क्या, ये उसको आवर्धन कहा जाएगा, H2 बटे क्या हो जाएगा, H1। अब बराबर ये हो जाएगा मेरे पास में V बटे -U। इसलिए आराम से कह सकते हैं M बराबर हो जाएगा -V बटे क्या हो जाएगा, U। यही आपको प्रूफ करके दिखाना था। इसलिए आपने देख लिया किस प्रकार से उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में आवर्धन बराबर, मतलब कि M बराबर -V बटे U होता है। वीडियो को पॉज करके उतार दीजिएगा।
वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लीजिएगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप पॉज कर दिए होंगे, पॉज करके आसानी से उतार दिए होंगे, है ना। आइए हम लोग आगे कुछ काम करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, उतार लिए होंगे आप लोग। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं दर्पण सूत्र को, कि दर्पण सूत्र क्या होता है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझिएगा सभी कि दर्पण सूत्र होता क्या है। कहीं कोई परेशानी होगा कमेंट करके बताइएगा। जब तक आप कमेंट करके नहीं बताइएगा तब तक जो है हम समझ नहीं पाएंगे कि आप लोग को कुछ परेशानी भी है। वीडियो को बार बार पॉज करके देखते रहिएगा, रिप्ले करके देखते रहिएगा। कहीं भी परेशानी होगा बोलते जाइएगा। अब हम लोग समझते हैं बाबू, जिसका नाम है दर्पण सूत्र। मिरर फॉर्मूला ये क्या है? इसी को ही कहा जाता है दर्पण सूत्र। यही आपका दर्पण सूत्र है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहां पूछा जाए कि जहां पर क्या है, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, जहां f बराबर क्या है, f बराबर जवाब दीजिएगा कि f बराबर आपका क्या है, f बराबर आपका फोकस दूरी है। और v बराबर क्या है, तो आराम से जवाब दीजिएगा कि v बराबर क्या है, v बराबर है प्रतिबिंब की दूरी। और u बराबर क्या है, तो u बराबर आपका है बाबू, u बराबर है वस्तु की दूरी। मतलब कि दर्पण सूत्र बराबर, कोई भी आपसे पूछेगा कि दर्पण सूत्र क्या है या निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है, ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहां पर f क्या बताता है, f आपको फोकस दूरी को बताएगा, और v क्या बताएगा, v आपको प्रतिबिंब की दूरी को बताएगा, और u क्या बताएगा, u आपको वस्तु की दूरी को बताएगा। अब आपसे पूछेगा कि दर्पण सूत्र कहते किसे हैं। बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। कोई भी आपसे पूछ देगा कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, तो आखिर दर्पण सूत्र बता क्या रहा है, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध बता रहा है। फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो इसी के टर्म में हम इसे डिफाइन कर देते हैं, परिभाषित कर देते हैं कि दर्पण में प्रयोग होने वाले वैसे सूत्र, दर्पण में प्रयोग होने वाले वैसे सूत्र जो फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच में संबंध बताता है, वैसे सूत्र को कहते क्या है, दर्पण सूत्र। तो सबसे पहले आप जो है इसको पूरा को वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिएगा। नीचे से हम उसका डिफिनेशन दे रहे हैं, ये पूरा को आप उतार दीजिए पॉज करके वीडियो को। चलिए उतार लिए होंगे। अब नीचे से देखिएगा, इसका हम परिभाषा दे रहे हैं। कौची का परिभाषा, दर्पण सूत्र का परिभाषा लिखिएगा। नीचे से परिभाषा लिख के डैश, इसका डिफिनेशन, परिभाषा डिफिनेशन लिखिएगा। दर्पण में प्रयोग होने वाले वैसे सूत्र, दर्पण में प्रयोग होने वाले वैसे सूत्र, दर्पण में प्रयोग होने वाले वैसे सूत्र, प्रयोग होने वाले वैसे सूत्र जो, दर्पण में प्रयोग होने वाले वैसे सूत्र जो, वैसे सूत्र जो फोकस दूरी, जो फोकस दूरी, फोकस दूरी कॉमा प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी कॉमा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी के बीच संबंध बताता है,
वस्तु की दूरी के बीच संबंध बताता है, संबंध बताता है, वैसे सूत्र को दर्पण सूत्र कहा जाता है। वैसे सूत्र को दर्पण सूत्र कहा जाता है। दर्पण सूत्र कहा जाता है। दर्पण सूत्र कहा जाता है। अब इसको भी हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करेंगे कि उत्तल दर्पण में कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे और अवतल दर्पण में कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग प्रूफ करते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। उत्तल दर्पण में भी देखेंगे और अवतल दर्पण में भी देखेंगे। फिलहाल आज की सेवा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आप इसको शेयर कीजिएगा और जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।